उन सभी लोगों को हम लोग पढ़ रहे थे अरस्तु के दर्शन के बारे में। तो अरस्तु की फिलॉसफी के अंतर्गत उनका जो एथिक्स है उसको हम देखेंगे। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वह 4 एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आप पहले मैं बता देता हूं आज पढ़ाने वाला मैं क्या हूं। अरस्तु का नैतिक दर्शन। कल मैंने जो चार्ट बनाया था उसके अनुसार पहला टॉपिक यही बनता है, अरस्तु का नैतिक दर्शन, मोरल फिलॉसफी ऑफ एरिस्टोटल क्या है। ठीक है, यह किस किस एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यूपीएससी 4th पेपर, यूजीसी नेट में तीन सब्जेक्ट, फिलॉसफी, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्लस जो फिलॉसफी बीए के या एमए के लड़के हैं उनके लिए भी विशेष लाभप्रद होगा। इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो जो आपके इर्द गिर्द हैं उन सभी को एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। और फिर हम लोग सूक्ष्मता से, जय मेरी खासियत है कि हर आयाम को सूक्ष्मता से एक एक करके एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। उसी तरीके से सही गलत उसकी कमियां क्या हैं, हर आयामों को हम सूक्ष्मता से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत पूछिएगा। रूपा, मालती, आदित्य, कोई भी समस्या होती है, कोई भी कल की क्लास में यदि पढ़ते वक्त समस्या हुई होगी तो वो भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके हर आयाम को। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं, क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम के, तो वहाँ पे उन्हें दिक्कत ना हो। So cooperate with me. After that, you can understand all the dimensions of moral philosophy of Aristotle, because this philosophy depends all the dimensions of philosophy of Aristotle. Because philosophical aspect depends produce the internal purifications of virtue. और ये कहा जाता है कि यूनान दर्शन के तीनों लोग, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, तीनों लोग सद्गुण को ज्यादा महत्व दिए हैं। तो जो नैतिक फिलॉसफी है, नैतिक, इनका जो नैतिक दर्शन है वह इन पहली चीज इसमें क्या है, हम एक चार्ट से पढ़ेंगे। चार्ट में बना लेता हूं। भूमिका, तो पहली क्या कि यह नैतिक सद्गुण की अवधारणा को परिष्कृत करने का काम किया, परिष्कृत करने का, शुद्धि, प्यूरिफिकेशन करने का काम किया। किनकी नैतिक अवधारणा का? तो विशेष 2, सुकरात, दूसरा प्लेटो। अब इनमें क्या क्या किए, इसीलिए ये चार्ट के रूप में बना दिया हूं कि क्या इन्होंने सुधारा। सी के रूप में अरस्तु। ये केवल यदि आपको चार्ट समझ में आ जाएगा तो तीनों लोगों की नैतिकता का, मोरल आगे क्या होने वाला है, पूरा आपका डायमेंशन निपट जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप पढ़े हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है। ये सुकरात का है, गुरु ने दिया था सुकरात ने। ये बौद्धिक ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण है के आधार पर आते हैं। बौद्धिक ज्ञान या यहाँ पर कहें प्रत्यात्मक ज्ञान, प्रत्यात्मक ज्ञान ही सद्गुण है। ये इनकी आइडियोलॉजी थी।
अब सुकरात क्या कहते हैं, बड़ी कमाल की चीजें हैं। उसके बाद हम इनके हर डायमेंशन को इसी तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। देखिए मेन थीम है, ठीक है, ये थीम समझ में आया ना, तो पूरी गुरु शिष्य की सारी परंपरा एक जगह आपको दिखी। अब इनमें इन्होंने क्या कहा कि देखो सद्गुण का जो ज्ञान होता है यह जरूरी नहीं है कि प्रत्यय के द्वारा हो, ज्ञान के द्वारा हो, ये दोनों कहीं ना कहीं आदर्शवादी दिखाई पड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि मानवीय आचरण जो डेली नैतिक अनुशासन के द्वारा परिष्कृत किया जाता है, तब हमारा ज्ञान जो ज्ञान बनता है वो तब सद्गुण बनता है। यानी कहीं ना कहीं बौद्धिकता के साथ व्यवहारिक ज्ञान के सम्मिश्रण से सद्गुण का निर्माण होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यवहारिक एवं बौद्धिक ज्ञान के सम्मिश्रण को सद्गुण कहा जा सकता है। ये मूलभूत तीनों में मूलभूत अंतर है। जैसे जैसे चार्ट बनाते चल रहा हूं उस तरीके से अब चार्ट बनाते चलिएगा, एक एक चीज को देखते चलिएगा, आपके हर आयाम कंफर्म होगा। इनमें यदि कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ थोड़ा सा इसको और परिष्कृत करके देखा जाए तो दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो सद्गुण की जो अवधारणाएं है, यहाँ जो सद्गुण की अवधारणा है यह सधिक मौलिकता के ऊपर है, मौलिकता के ऊपर है। यहाँ जो सद्गुण की अवधारणा है, यहाँ पर जो सौधिकता है प्रत्यय के आधार पर है, प्रत्यय या आदर्श पर आधार है, आदर्शता पर आधारित है। जबकि यहाँ पे जो सद्गुण की अवधारणाएं हैं वह व्यवहारिक मानवीय आचरण पर निर्भर है, मानवीय आचरण के अभ्यास पर निर्भर करती है। कि मूलभूत अंतर है। इन मूलभूत अंतरों को आप समझ लिए तो समझ लेना कि पूरा का पूरा हर आयाम आपको सूक्ष्मता से समझ में आ जाएगा। आप अब यहाँ पर इसमें यदि किसी को भी समस्या हो तो पूछ सकता है कि आखिर इस चीज के क्यों है, क्या क्या खासियत है, कौन सी चीजें हैं। इथिक्स वाली फिलॉसफी की जो मेरी किताब है ग्रीक दर्शन की रूपरेखा, उसमें मैंने फ्लो चार्ट पूरी तरीके से इसे खुल के बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे ना थोड़ा सा और लेवल पे ले जाया जाए, ठीक है। अब लेवल पे ले जाया जाएगा ना तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं मौलिकता की जो बात करते हैं तो वह रूढ़िवादिताओं को परिष्कृत करके कोर सब्जेक्ट पे बात करते हैं, कोर चीजें पर बात करते हैं। ये केवल ये ख्वाबों की दुनिया में ही बात करते हैं। आदर्शता कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भाई साहब कहते हैं कि ये भाई बहुत सी दशाएं होती हैं, यदि 100 लोगों का जान बचता है एक झूठ बोलने से तो बोल देना चाहिए। सही बात है कि यदि 100 लोगों का जान बचता है एक झूठ बोलने से तो बोल दे भाई, जान से बड़ा झूठ थोड़े नहीं है। तो ये बात कहते हैं। एकदम ये रिजिड है कि नहीं, कभी नहीं भाई, उधर लिबरल होना चाहिए, ठीक है। लिबरल होगा तभी आपकी चीजों को स्वीकार किया जाएगा। तो ये मूलभूत भाव है। इसका जो वर्णन मिलता है, पहली चीज इसका जो वर्णन मिलता है, आप लोग ऐसे, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 5-6 किताबों को मिश्रण करके बनाओगे तब मिलेगा यह कोर चीजें। किसी भी मतलब एग्जाम में ये तरीके से फ्लो चार्ट बना के देखो ना, वो ऑटोमेटिक नंबर देगा यार, ठीक है। देखो दूसरी पॉइंट क्या है, इसका
वर्णन अरस्तु की पुस्तक, अरस्तु की पुस्तक निकोमिक्स इथिक्स में है, इथिक्स में मिलता है, ठीक है। ये क्या चीजें हैं? तीसरा, इसकी कुछ फीचर्स हैं, कुछ आयाम है। वो क्या क्या आयाम है? वह नहीं कह सकते हैं कि यह इनकी पूरी की पूरी नैतिक दर्शन 4 पिलर पर, जैसे यह बिल्डिंग है, बिल्डिंग 4 पिलर पर स्थापित है, उसी तरीके से इनका पूरा का पूरा नैतिक दर्शन जो है 4 पिलर पर आधारित है। वह 4 पिलर कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्या है कि अरस्तु का नैतिक दर्शन 4 स्तंभों पर आधारित है। 4 स्तंभों पर आधारित है। वह कौन कौन से स्तंभ है? ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। सद्गुणों का स्वरूप, बड़ी सूक्ष्मता से गुरु शिष्य की परंपरा को परिष्कृत करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सूक्ष्मता से उन हर गुणों को इन्होंने परिष्कृत करके मूल्यांकित करने का काम किया। दूसरा, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। हम एक एक चीजें पढ़ते चलेंगे। मध्यम मार्ग का सिद्धांत, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। तीसरा, ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन, ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन, ठीक है। आप लोग कम से कम लाइक शेयर तो करते चलिए, ठीक है। नैतिक आदर्शपूर्ण जीवन, नैतिक आदर्शपूर्ण जीवन, यही 4 स्तंभ हैं, यही 4 स्तंभ हैं जिनके ऊपर इनकी पूरी की पूरी एथिकल फिलॉसफी डिपेंड कर रही है। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो देयर आर 4 pillars of moral philosophy of Aristotle, where first is virtue, nature of virtue, फिर सेकेंड वर्ड ये मध्यम मार्ग का जो, ठीक है, बलबुद्धि पुतिन, ठीक है। चलो नामों को फिलोसॉफिकल आयाम से जोड़ो, ठीक है। इन सब में यदि कोई समस्या हो तो जरूर पूछने का प्रयास करिएगा। अब हम एक एक चीज के बारे में, एक एक विषय वस्तु, एक एक भाव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जहां हर आयाम आपको सूक्ष्मता में देखने को मिलेगा। पहला पढ़ेंगे सद्गुणों का स्वरूप, उसके बाद मध्यम मार्ग का स्वरूप, उसके बाद ऐच्छिक कर्मों का स्वरूप, नैतिक आदर्श पूर्ण जीवन, हर का के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे सद्गुणों का स्वरूप। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल्स पे चली। भूमिका, यह सुकरात प्लेटो के सद्गुण सिद्धांत का परिष्कृत रूप है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं हम उन सभी आयामों पर देखने का प्रयास करेंगे कि यहीं से इनका एक फेमस स्टेटमेंट निकल के आया है कि
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे सामाजिक आयामों में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीजें हैं। तो इनका जो पहली पॉइंट है। दूसरा क्या है कि यह पूरा सिद्धांत मानवीय कल्याण एवं मानवीय नैतिकता को विकसित करने में, नैतिकता को विकसित का आधार है, आधार माना जाता है। मानवीय कल्याण कैसे होगा, मानवीय नैतिकता किस तरीके से समाज में विकसित होगी, लोगों के प्रति लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे अच्छे तरीके से, जीवन का परम उद्देश्य क्या होगा। यहाँ पे दो शब्द हैं, थोड़ी सी हम उनकी कह रहे हैं, मानवीय कल्याण और मानवीय नैतिकता। ठीक है, यहाँ पर यह पक्ष मनुष्य के व्यवहारिक बौद्धिक पक्ष का विश्लेषण करता है। इसी के आधार पर आगे इन्हीं दोनों पक्षों के आधार पर चलकर सुकरात के सद्गुण का स्वरूप भी दो प्रकार से विभक्त हो जाएगा। वहां पर हम दोनों के अलग अलग भाव देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, एक एक चीजों को आप लोग सूक्ष्मता से देखने का, समझने का नोट जरूर करिएगा। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे, यह जीवन जीने की कला सिखाता है, यह जीवन जीने की कला सिखाता है, कला सिखाता है, जबकि यह परम आनंद, परम सत्य की प्राप्ति का मार्ग दिखलाता है, मार्ग का मूल्यांकन करता है। छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, इनको एक एक चीज नोट कर लेंगे ना। यह क्या है, ये थोड़ी सी और इसको आगे ले चले तो ये देखे जाएगा कि यह जीवन जीने का साधन है, इसे साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। यह जीवन जीने का साध्य है, जीवन की प्राप्ति का अंतिम उद्देश्य है। ये मूलभूत अंतर होता है। साधन क्या होता है, जिससे हम सरवाइव करेंगे इन द सोसाइटी, एंड फाइनली व्हाट इज योर एम, वो चीजें क्या होती है, साध्य होती है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, हम इन सभी विषय वस्तुओं पर थोड़ी सी आगे चलकर चर्चा करेंगे। एक बेसिक चीज है। ठीक है, एग्जाम में कुछ वर्ड पूछ दे रहे हैं फैक्चुअल में, तब बताना होता है, नहीं तो वो जरूरी नहीं होता है। जैसे हमने कहा था कि सद्गुणों का स्वरूप, तो सद्गुण जो शब्द है वह किस तरीके की चीजों को, एक ग्रीक में सद्गुण का मतलब क्या होता है, हम वो भी समझने का प्रयास करेंगे। ये दोनों चीजें समझे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको कोई लिखने की दिक्कत ना हो तो। लेकिन एक चीज नोट्स, मेरे क्लास के सारे लड़के, मैं ISPCS वाले चैनल पे भी इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस पढ़ाता हूँ, वहां भी सारे लड़के लिखकर ही पढ़ने के शौकीन हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी वही चीज सिखाता हूँ कि नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, आपको हर भाव अभिव्यक्त करने में सुविधा होगी। अब एक स्टेप देखें थोड़ा सा, कि जो सद्गुण है, सद्गुण यूनानी शब्द है, और सद्गुण यूनानी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या होगा, हम इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि सद्गुण का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो एक लाइन लिखिएगा, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी कार्य भली भांति संपन्न करता हो। किसी, यानी सद्गुण का क्या शाब्दिक है कि ऐसा गुण
जिससे मनुष्य किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से तार्किक एवं बौद्धिक अभिव्यक्ति के साथ बौद्धिक अभिव्यक्ति एवं नैतिक सद्भाव के साथ संपन्न करता हो। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। ये इसकी मूलभूत परिभाषा है कि सद्गुण होता क्या है। अब एक एक थोड़ा सी चीजें समझते चलेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। इसमें 3 शब्द आपको देखने को मिलेगा, नैतिक सद्भाव, ठीक है, तार्किक एवं बौद्धिक अभिव्यक्ति, ठीक है, और दूसरी होता है सुव्यवस्थित तरीके से। इन तीनों शब्दों में कौन से विषय वस्तु को उजागर करना चाहते थे अरस्तु, इन पर हम थोड़ा सा फोकस करके समझने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यह सद्गुण क्या है। एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो अगला क्या चीजें हैं, ये तीनों चीजें सद्गुण मनुष्य की एक मानसिक अवस्था है जो मानसिक अवस्था है जो निरंतर सतत लिखिए, सही शब्द है, सतत अभ्यास से अग्रसर होती है, से संपन्न होती है। ये नहीं है कि आज आप सच बोल दिए तो आप नैतिक हो गए और कल से झूठ बोलना शुरू किए तो आप फिर भी नैतिक है। क्या है कि लाइफ क्या है, एक प्रकार की सिस्टम है। आप जिस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से इसे क्रियान्वित करके आगे लेके चलते हैं, जीवन जीने की कला है। यानी सद्गुण क्या है, एक प्रकार के निरंतर सीखे जाने वाले प्रैक्टिस में मानवीय व्यवहारों को परिष्कृत करने का क्या है, आधार है, जिसे मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मूलभूत चीजें हैं, ये यूनिक चीजें हैं। ये लाइन ही पूछ देगा कि सद्गुण मनुष्य की कैसी अवस्था है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यदि यहाँ पे बनाया जाए तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि एक प्रकार की क्या है, मानसिक अवस्था है, जहां पर हर आयाम को सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया जाता है, व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है, यह एक निरंतर अभ्यास की अस्थायी प्रक्रिया है। यानी तीसरा क्या हो जाएगा, यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है जिसमें ये चीजें, जिसमें तार्किक एवं बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। ये चीजें लिखना जरूर, एक चीज जरूर लिखना
इस चीज को जरूर नोट करना, हर आयाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निरंतर अभ्यास की प्रवृत्तियों अभ्यास से निकलती है। हम हम अपना कैसा आचरण करते हैं, किसी के प्रति कैसे हम व्यवहार करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, हम कैसा सोचते हैं, ये सारे आयाम हमारे निर्भर करते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार की मनुष्य की आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है, स्वनियंत्रण की। इस प्रकार की जो सद्गुणों की पद्धति है, यदि देखें तो प्राचीन भारत में भी हमें देखने को मिलती है कि प्राचीन भारत में जो ऋषि मुनि थे, ये वास्तव में पाश्चात्य जगत के वो त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है, जो संपूर्ण पाश्चात्य जगत को सिखाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे गए जहां पर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स हर जगह पे सीखने में इनका आधार है। ठीक है, तो इनकी बहुत बड़ी वर्चस्वता है। ठीक है, तो अब आगे की क्या चीजें हम पढ़ेंगे, सद्गुण के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, इसको नोट कर, एक एक चीज नोट करते जाइएगा। जिनको समस्या होगी वह स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन स्क्रीनशॉट लोगे तो वह मोबाइल में ही रह जाएगा। कॉपी में बनाओगे तो नंबर मिलेगा, लिखोगे तो, और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नोट्स जरूर बनाना। मैं हमेशा एक चीज का समर्थक करता हूं कि नोट्स जरूर बनाना। मैं आज भी डेली देखो नोट्स, जब भी पढ़ाना होता है नोट्स जरूर बनाता हूँ, और कभी भी A4 साइज के पेपर पे नोट्स बनाना। उससे फायदा क्या होगा, इन द फ्यूचर कुछ नई चीजें मिलती है तो यहाँ एक पेज लगाकर उसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज इन आदतों को, अच्छी आदतों को जरूर सीखें और उसका निरंतर पालन करिएगा। नहीं, ये देखिए यहाँ से सीखने को एक चीज मिला कि जीवन को कैसे सुधारा जाए, तो निरंतर अभ्यास से सुधारा जा सकता है, इस तरीके से नहीं। अब नेक्स्ट चीजें लिखिएगा, सद्गुण के प्रकार। सद्गुण के प्रकार, यदि थोड़ा सा हम डायमेंशन में चले, जो सद्गुण का प्रकार है वह मनुष्य की अभिव्यक्ति, बौद्धिक क्षमता के ऊपर है, अनुशासन और तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर, मानवीय भावना के ऊपर। तो प्रकार का आधार क्या है, यदि थोड़ा सा ये खींच लिया जाए, आधार कौन कौन चीजों पर है। ठीक है, तो बौद्धिक स्तर पहला, दूसरा अनुशासन, तीसरा आत्मनियंत्रण। इन तीनों आधारों पर ही, ठीक है, इन तीनों आधारों पर सद्गुण के प्रकार का निर्धारण होगा। ठीक है, आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और बौद्धिक स्तर, ये तीन आधार है जिसके ऊपर पूरी की पूरी तरीके से इनका क्या होगा, सद्गुणों का निर्धारण होगा। थोड़ा सा देखते चलिएगा कि किस तरीके से है। एक को कहते हैं बौद्धिक पक्ष। बौद्धिक पक्ष बड़ी समझने वाली इंटरेस्टिंग चीज है। बौद्धिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, इसे ये भी कहते हैं भावात्मक पक्ष। इसमें ये एक लाइन कहते हैं, मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन एक लाइन बहुत सुंदर कहते हैं अरस्तु कि निर्बौद्धिक पक्ष में मनुष्य और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता है। हम वह हर कार्य करते हैं जो जानवर करता है। जैसे पेट की भूख, जब भूख लगती है तो हमें और जानवरों में कोई अंतर, थोड़ा सा अंतर होता है कि हम कुछ दिन बर्दाश्त कर जाते हैं और झपट के खा जाते हैं, लेकिन हम करते वैसे ही हरकतें हैं। ठीक है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके हम देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। बौद्धिक पक्ष को क्या कहते हैं कि यह आत्मा की पुकार है, आत्मा का पक्ष है या आत्मा की पुकार है।
आत्मा की पुकार है जो आदर्श परायणता की भाव को उजागर करने का प्रयास करता है। निर्बौद्धिक पक्ष में क्या चीजें हैं, तो इसमें मनुष्य की इच्छाओं वासनाओं प्रवृत्तियां क्रियाकलाप बाहरी आयाम पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में बहुत सी ऐसी दशाएं होती हैं, हम नहीं चाहते हैं करना, लेकिन फिर भी हम क्या होते हैं, मजबूर होते हैं करने के। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये बांट के कहते हैं कि बहुत सी जीवन में ऐसी दशाएं आती हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम इतने लाचार हो चुके होते हैं, प्रवृत्तियों के इस तरीके से हमारे जीवन में वह इंटरफेयर कर जाती है कि न चाहते हुए हम करने के आतुर होते हैं। अब इसमें एक छोटी सी और ट्विस्ट क्या चीजें हैं, इसको दो आधारों पर बांट कर देखते हैं। ठीक है, इसको बौद्धिक पक्ष को यह दो आधारों पर बांट कर देखते हैं। बौद्धिक पक्ष को दो आधारों पर बांट कर देखते हैं। यदि इसको यहां से ऐसे बना दिया जाए, यानी आपने यहां पर लिख लिया होगा कि आत्मिक पक्ष, आत्मा का पक्ष माना जाता है। इसको दो आधारों पर बांट कर देखते हैं, सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा पक्ष हो गया व्यवहारिक पक्ष। ये दो पक्षों में बांट कर देखते हैं और दोनों की एक यूनिक खासियत है। ठीक है, उन खासियतों को भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि बहुत सी ऐसी दशाएं होती हैं कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन करते हैं। देखो, निर्बौद्धिक पक्ष क्या कहता है कि इच्छाएं और वासनाएं हमें जन्मजात मिल जाती हैं। ठीक है, इच्छाएं और वासनाएं हमें जन्मजात मिल जाती हैं, लेकिन हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप ओशो की फिलॉसफी पढ़ेंगे, ओशो की फिलॉसफी भी यही कहती है सेक्स से समाधि की तरफ। तो वहां पर वो क्यों कहती हैं, क्योंकि वासनाएं हमें बस हमारे जन्म से मिली हैं। अब क्योंकि आप थोड़ी सी सांख्य फिलॉसफी पढ़े होंगे तो आप जानते हैं यह बॉडी 25 तत्वों से मिलकर बनी है। जब ये 25 तत्व थोड़ा सा ना डायनामिक हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप डायनामिक समझने की क्षमता रखते हैं और विकसित करेंगे तब आपको और मजा आएगा। कंपेयरिंग स्टडी कहीं पे भी बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा इंडियन फिलॉसफी से इसे जोड़ देना चाहता। डायरेक्ट में खींच ले जाता, आराम से हो जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल जाएगी तो वो अच्छा रहेगा। लिखेंगे ना, देखो टीचर होते हैं वो प्रोफेसर, ठीक है, उस लेवल का, तो उनका लेवल हमसे भी 10% ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो उस लेवल पर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वो खासियत कहते हुए है कि देखो जो इच्छाएं और वासनाएं हमें हैं वह जन्मजात हमारे अंदर होती हैं और हम उन इच्छाओं और वासनाओं के वशीभूत होकर ही सब अनर्गल काम करते हैं। यानी निर्बौद्धिक पक्ष क्या कहता है कि इच्छाएं और वासनाएं हमें जन्मजात मिलती है और वहीं हमें अनैतिक कार्य करने की तरफ अग्रसर करती हैं, वहीं हमें उल्टा काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इन चीजों को जरूर एक लाइन लिख लीजिएगा, अर्थात इच्छाएं
एवं वासनाएं जन्म जात होती हैं हमें इसे परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। जो बोलता जाता हूँ लिखते जाइए करने प्रयास करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य के बारे में कहते हैं कि जीवन के लक्ष्य किधर से किधर जाना होगा। तो जीवन का लक्ष्य आपको इधर से इस पक्ष की तरफ आना ही, यानी जीवन का लक्ष्य क्या है कि निर्बौद्धिक पक्ष से या भावात्मक पक्ष से बौद्धिक पक्ष की तरफ अग्रसर होना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, हमारी अंतः प्रेरणा क्या है, हम किन विषय वस्तुओं को तरफ प्राप्त करना चाहते हैं, वह ये निर्धारित करता है। अब सैद्धांतिक पक्ष में क्या बातें होती हैं और व्यवहारिक पक्ष में क्या बातें होती हैं, हमें इस पर भी थोड़ा सा गौर कर देना होगा। थोड़ा सा हम यदि इस पर गौर कर देते हैं तो हमारी पूरी की पूरी आयाम स्पष्ट एकदम ना शीशे के जैसे साफ साफ दिखने लगेगी कि इनका रोड मैप कहाँ तक जाता है। यहाँ पर देखो, ये इच्छाएं देखो मनुष्य में भी उतनी ही होती हैं, जानवरों में भी उतनी होती हैं। जानवर भी कुछ नियंत्रित करते हैं, मनुष्य को भी कुछ नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, यही बात हमारे वैदिक परंपरा में भी देखने को मिलती है कि सभी लोग कहते हैं कि हमेशा हमें क्या होना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, आत्म अनुशासन के द्वारा जीना चाहिए। तो ये जो आत्म अनुशासन की बात करते हैं, ठीक है, इंद्रिय नियंत्रण की बात करते हैं, ये सारे आयाम किसको निर्धारित करता है? ठीक है, क्या पूछ रहे हो? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। आदित्य तुम क्या पूछना चाहते हो बताओ? हाँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक चीज होगा। यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य एवं पशु दोनों में समान प्रवृत्तियां पाई जाती है। समान ऐच्छिक प्रवृत्तियां, इच्छाएं, वासनाओं की पूर्ति की ये चीजें सेम पाई जाती हैं, जिनको निर्धारित करना समझना जरूरी है। यानी इसीलिए कहा जाता है, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या है, एक प्रकार का सामाजिक जंतु है, सामाजिक प्राणी है, जो पशुता के रूप में निर्बौद्धिक पक्ष से में एक वो हर हरकत करता है जो एक जानवर करता है। इसलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, जानवर से इंसान बनने की जरूरत है। और इंसान बनने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, 3 चीजें चाहिए। मैंने पहले ही लिख दिया था कि सद्गुण किन चीजों से विकसित होगा, तो वो है बौद्धिक स्तर को विकसित करने में, तार्किक दृष्टिकोण बढ़ाने में, अनुशासन होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। यह तीनों गुण ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन में पूरी की पूरी परिवर्तन लाने का काम करते हैं। ये 3 चीजें न होने की वजह से ही आज समाज में 99% भ्रष्टाचार फैलने का कारण है। यदि हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का इन तीनों गुणों को विकसित कर ले तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 99% संसार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बुद्धिजीवी वर्ग थे, बुद्धिजीवियों ने सुझाव तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन हम माने तो अब ना, हम तो अपनी आदत से मजबूर हैं।
हम लोग क्या करते हैं, हमें सिखाया सब कुछ जाता है, लेकिन हम अपने अनुसार अपने आप को क्या करते हैं, ढाल ले जाते हैं। ठीक है, अब इसका देखो, इसके अंतर्गत देखो क्या क्या चीजों को विकसित किया जाता है। इसमें मनुष्य के विवेक को विकसित किया जाता है, विवेकशीलता के गुण को विकसित किया जाता है, और इसके अंतर्गत सहनशीलता, संयम, धैर्य आदि का विकास किया जाता है। यह मूलभूत भाव होते हैं, इन्हीं को विकसित करना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन गुणों को विकसित नहीं करेंगे, यह संभव नहीं है कि हमारा आमूलचूल विकास हो जाए, हम आमूलचूल हर भाव को विकसित कर पाए। तो हमें कोशिश क्या करना है, इन प्रवृत्तियों को विकसित करना है। और दोनों में यूनिक चीजें हैं, विवेक सैद्धांतिक पक्ष विवेकशीलता को, व्यवहारिक पक्ष सहनशीलता, संयम, धैर्य को उजागर करने का प्रयास करता है। तो इन दोनों तीनों पॉइंटों को बढ़िया से लिखने का प्रयास करिएगा। एक चीज और है, इन दोनों का उद्देश्य क्या है, बौद्धिक पक्ष और निर्बौद्धिक पक्ष का। तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिखिएगा कि अब इसको मैं आगे जोड़ता हूं। जिनको लिखना है, यदि नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसकी एक चीजें हैं, इन दोनों का उद्देश्य क्या है, यानी बौद्धिक पक्ष और निर्बौद्धिक पक्ष। दोनों का उद्देश्य क्या है, तो मनुष्य के अंतर्गत दो बौद्धिक सद्गुण, नैतिक सद्गुण को विकसित करना। ये दोनों भाव हैं, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक हम इन दोनों को नहीं समझेंगे, तब तक संभव ही नहीं है कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य साधित हो। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे हम विकसित करेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे, और देखिए जोड़ने से देखो एक चीज और है, इसमें एक चीज इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर ले, थोड़ा सा और खोलें, ओपन करें, तो एक चीज और निकल कर सामने आती है। यह मनुष्य का भावात्मक गुण है, भावात्मक पहलू को उजागर करता है, और यह अभावात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष को उजागर करने का काम करता है। यह मूलभूत छोटे छोटे अंतर है, इनको लिखना एक एक नोट करके, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख लो। संडे के दिन 2006 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, तो देखेंगे कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 तक आ जाएंगे। एग्जाम के समय तक यदि ज्यादा होगा, देखो एग्जाम से 20 दिन पहले से थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं। एग्जाम के 20 दिन पहले से आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई, ये केवल और केवल प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के पूरे फिर से एक बार अच्छे से उल्टी गिनती में एक एक क्वेश्चन उनका प्रैक्टिस किया जाएगा। अभी क्या है, ज्यादा से ज्यादा फाइल डाउनलोडेड कर लिया जाए, ज्ञानात्मक पक्ष को डाउनलोड कर लिया जाए,
और उस समय जब रहेगा ना तो उसके बाद तो जितनी बड़ी दुनिया का कितना भी क्वेश्चन खोज के लाओ, तुम्हारे पास यदि कंसेप्ट अच्छा से रहेगा, हर चीज फैक्ट अच्छा से रहेगा तो ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। मैं बस एक ही चीज करना, कंसेप्ट विथ फैक्ट चलना, उल्टा मत पढ़ करना। आज सोशल मीडिया अच्छा भी है तो बुरा भी है। सबसे बड़ा जो अविश्राप है कि फैक्ट विथ कंसेप्ट पे डाल रही है, और 1000 1,00,000 कितना कंसेप्ट फैक्ट रटोगे भाई। एक बात की भूल जाती है, तीर घाट मीर घाट की चीजें जोड़ जोड़ कर, बट नहीं होगा। एक सिस्टम से पढ़ते जाइए, आपका सिस्टम से तैयार होगा। इसलिए लॉजिक का भी, हाँ लॉजिक का भी करवा देंगे, ठीक है। इस बार इच्छा कर रही है कि लॉजिक का जो मूलभूत चीजें हैं वो जरूर करवाऊंगा, क्योंकि लॉजिक का चीजें है ही नहीं, ठीक है। तो लॉजिक की चीजें जरूर होना चाहिए, और लॉजिक लगभग उसी तरीके से है जो अन्य लोगों ने किया है। तो हम लोग लॉजिक इस बार जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। शायद पिछली बार पढ़ाया होता लॉजिक तो 62 से 72 हो गया होता। लॉजिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं उतना ज्यादा, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं कि करे तो मजा भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सद्गुण बनने की जन्मजात क्षमता होती है। अरस्तु मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में सद्गुणी बनने की जन्मजात देखिए, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से क्लास बीच में डिस्टर्ब हुई थी। अब वह नहीं होगी, वो समस्या सुलझा लिया गया था, सुलझा लिया गया है। जो नैतिक सद्गुण का जो स्वरूप देखने को मिलता है इन आयामों पर मिलता है, तो हमें इन आयामों को विकसित करने की आवश्यकता है। बिना विकसित किए असंभव ही नहीं है कि इसके हर आयाम को हम सूक्ष्मता से समझ लें, जान लें। तो ये भावात्मक पहलू है जिन्हें जानना मुझे बताना बहुत जरूरी मैं समझता था, इसलिए आप लोगों को बताया, ठीक है। एक चीज और है कि नैतिक जो सद्गुण है नैतिक जो सद्गुण है, ये जो नैतिक सद्गुण है यह 2 बिंदुओं से पर निर्भर करता है। उत्कृष्ट चरित्र पर निर्भर करता है, और दूसरा क्या है, उपयोगिता पर, उपयोगितावाद के सिद्धांत पर निर्भर करता है कि वर्तमान प्रासंगिकता में उसकी आवश्यकता कितनी है। ठीक है, तो ये मूलभूत चीजें थी। मैं कोशिश कर रहा था कि इसके सारे आयाम को एक्सप्लेन करने का। यदि आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती है तो जरूर आप कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। उसके हर आयाम को हम लोग फिर से अलग अलग डायमेंशन में देख लिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसमें यदि 2 मिनट का समय देता हूं आपको, यदि आपको किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत हो तो जरूर पूछे, हम इसके अन्य आयामों को सूक्ष्मता से मूल्यांकित करने का प्रयास जरूर करूंगा। यदि किसी को भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बताएं। बंद कर दूं? ठीक है, तो यदि किसी को दिक्कत नहीं है तो ऑफलाइन, यदि दिक्कत होगी तो ऑफलाइन कमेंट भी दे सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।